नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सब्जियों में शिमला मिर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने शिमला मिर्च की खेती की है। फिलहाल इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है जिससे अधिक फल लगे और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो इस समय शिमला मिर्च की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। और देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी किए होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। तो ये पौधे फलने के स्टेज में होंगे, कुछ फल रहे होंगे, कुछ फल तोड़ाई भी हो रही होगी और कुछ फूल भी आ रहे होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों, यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों, थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के, तो वो अविलंब लगा दें, नहीं तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉली हाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूंकि इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ ये होगा कि कुछ बीमारियां आने की संभावना बढ़ती है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफ़ेद मक्खी, जिसको हम व्हाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों की रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसे पौधों के पत्तियों को आप क्लिप करके तोड़ के निकाल के बाहर कर दें और देन उसके बाद उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। अब रही बात कि कुछ पौधों में अगर बीमारियां आती हैं, पत्तियों में कोई रोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्तों में हल्के काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है, और पत्तों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में साफ एक बहुत बेहतरीन दवा है, SAAF साफ फफूंदनाशक दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें और तो इससे आपको बचाव मिल जाएगा। एक चीज का और ध्यान दें कि अगर ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो कुछ ब्रांचों को काट के निकाल भी दे, ताकि पौधों के एक कैनोपी मैनेजमेंट, यानी 2 से 3, 2 या 4 तने रहें उसमें सेकेंडरी ब्रांचेज, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचेज रहें। इससे ज़्यादा होने पर पौधों में वजन बढ़ेगा और पौधों के फल छोटे हो जाएंगे। और फल की मैं बात कर रहा हूँ तो हर 1.5 महीने पर शिमला मिर्च में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। जब फल मेच्योर हो जाए, यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तोड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलों की तुड़ाई एवं उपज। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग और आकार होने के बाद ही करनी चाहिए तथा तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंडा फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अफारा रोग पशुओं में अचानक होने वाली बीमारी है। ये रोग पशुओं में ज्यादा खाने या दूषित खाने के कारण होता है। इससे पेट फूल जाता है और इसे थपथपाने पर ढम ढम की आवाज आती है। इसे अफारा कहते हैं। तो इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पशुपालक भाई कौन कौन सी उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि अफारा रोग जो पशु में गैस पेट में भरने की वजह से होता है और इसके जो हम आप लक्षण की बात कर लें तो लक्षण जहाँ तक आप देखते हैं कि पशु के पेट में गैस भर जाती है, पूरा ढोल के आकार का उसका पेट हो जाता है तथा इस पशु के बाईं कोख पर आप थपथपाते हैं तो ढप ढप की एक ढोलक सी आवाज़ आती है। इसके अतिरिक्त किसान भाई, जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, पशु जमीन पर गिर पड़ता है और तेज से सांसें लेता है तथा मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। किसान भाइयों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये गैस अपने पेट से रिमूव नहीं कर पाता है। ऐसी दशा में किसान भाइयों, जहाँ तक इसके जो बचाव की बात कर ले पहले, तो बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो भी हम किसान भाइयों आहार देते हैं उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, यदि हम हरे चारे की मात्रा ज़्यादा इसके आहार में शामिल करते हैं तो आप देखते हैं कि गोबर पतला हो जाता है। इस समय जो बरसात के समय ज़्यादा हरी घासें उपलब्ध रहती हैं, इनको हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो गोबर जो है उसका पतला हो जाता है और ये कंडीशन अगर महीने 15 दिन बनी रहती है तो अफरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसान भाई, यहाँ पर इतना आपको अवश्य बताना है कि जो भी आप हरा चारा दे रहे हैं उसमें लगभग 2/3 आप हरा चारा और 1/3 आप उसमें सूखा चारा, या बहुत ज़्यादा अगर उस हरे चारे में पानी है तो आधी मात्रा में हरे चारे और सूखे चारे को मिला कर दें, जिससे उसका गोबर टाइट बना रहेगा और उसके पेट में किसी तरह की गैस का समावेश नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, ज़रूरी ये है कि हम इलाज की अपेक्षा बचाव पर ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए आपसे पुनः एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप हरे चारे में हमेशा सूखे चारे को मिला करके अवश्य पशु को खिलाएं, जिससे उसके पेट में किसी तरह की गैस इत्यादि नहीं बनने पाएगी। यदि उसके पेट में कब्ज बनती है या कुछ अन्य कारण बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाई मुर्गी पालन का कार्य करते हैं और ऐसे किसान भाई जो मुर्गियों को पालते हैं तो उनको बहुत सारे रोगों की संभावनाएं रहती है मुर्गियों में। तो जो कुछ ऐसे रोग हैं जो कि मुर्गियों में फैलते हैं और मुर्गियों में रोग कैसे फैलते हैं इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। रोग फैलने के तो वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग वैसे हैं जिनको हम छुआछूत का रोग कहते हैं, जो बीमार मुर्गी से स्वस्थ मुर्गी में फैल जाते हैं। और ऐसे संक्रामक रोग जो छुआछूत से फैलते हैं वो विषाणु जनित हो सकते हैं, जीवाणु जनित हो सकते हैं। हमारे जो किसान भाई मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं उनकी मुर्गियों में कभी कभी कुछ संक्रामक रोग देखने में आते हैं। तो मुर्गियों में इन संक्रामक रोगों के फैलने के क्या कारण हैं, आइए जानते हैं। तो रोग फैलने के बहुत से कारण है, जैसे मनुष्य रोग फैलाने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। इसके अतिरिक्त जो बीमार मुर्गियां हैं वो स्वस्थ मुर्गियों को रोग फैलाती हैं। जो मुर्गी घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जो बिछावन इस्तेमाल होता है, या बहुत से ऐसे लोग जो देखने के लिए मुर्गियों को आते हैं वो भी जो है ये रोग फैला सकते हैं। तो बहुत से पशु पक्षी हैं, जैसे कुत्ते हैं, नेवले हैं, चूहे हैं, ये भी रोग फैलाने में सक्षम है। और संक्रामक रोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से भी चले जाते हैं, मक्खियों के माध्यम से चले जाते हैं। कई बार जो है खटमल है, पिस्सू है, ये भी रोग फैलाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं
कि किसी भी बीमारी के उपचार से अच्छा बचाव करना होता है। इसलिए आप अपनी मुर्गियों को उनमें होने वाली घातक बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो रोग ना फैलने पाए, इसके लिए कुछ चीज़ें करें। जैसे जो कुक्कुटशाला है या जो मुर्गियों का घर है, उसका निर्माण इस तरीके से कराएं कि उसका फर्श पक्का हो, फर्श में कोई छेद ना हो, और जो उसकी दीवारें हैं वो प्लास्टर वाली हो, उनमें भी छेद ना हो, क्योंकि जितनी छेददार दीवारें होंगी या फर्श छेद वाला होगा, उसी में जीवाणु पनपते हैं और उससे वो रोग फैलाते हैं। उसी तरीके से जो पानी की व्यवस्था है वो उचित होनी चाहिए, पानी के बर्तनों की संख्या उचित होनी चाहिए। आमतौर पे 50 चूज़ों पे एक पानी का बर्तन और 50 चूज़ों पे एक दाने का बर्तन रखते हैं। उसकी ऊंचाई भी उम्र के आधार पे होनी चाहिए। जैसे जैसे चूज़ों का आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे पानी के बर्तनों की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, ताकि उनको पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो, दाना खाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कुछ लोग हैं वो मुर्गी घर को देखने के लिए आ जाते हैं, मुर्गियों को देखने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मुर्गी घर में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हो सकता है जूते के माध्यम से, चप्पल के माध्यम से, उनके पैरों के माध्यम से, कपड़ों से रोगाणु ले आएँ और वो मुर्गी घर में बीमारी फैला दें। इसी तरीके से बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण का भी कार्यक्रम किया जाता है। टीकाकरण करने से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं। जैसे रानीखेत रोग है, गम्बोरो बीमारी है, कुक्कुट चेचक रोग है और मैरेक्स बीमारी है। इन सब के हम टीकाकरण करते हैं। जो मैरेक्स बीमारी है उसका टीकाकरण 1 दिन की आयु पर होता है। ये 0.2 मिलीलीटर गर्दन में लगाते हैं और ये आमतौर पर जो हेचरी है, जहाँ से चूजे आप लेते हैं, वहीं से लग करके आता है। फिर 6 से 7 दिन की आयु पर रानीखेत का टीका लगाते हैं। ये 1 बूंद आँख में या नाक में डालते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं। इसी के साथ इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस एक बीमारी होती है जिसको हम श्वसन तंत्र का रोग कहते हैं, वो भी जो है टीकाकरण कर सकते हैं। 1 दिन से 7 दिन की आयु पर इसका टीका आँख में या नाक में डाल सकते हैं या चोंच खोल करके मुंह में डाल दीजिए। फिर 10 से 12 दिन की आयु पर गम्बोरो का टीका लगाते हैं। ये भी टीका आँख में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं। फिर 28 दिन की आयु पर गम्बोरो का टीका दोबारा पिलाते हैं। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह की आयु पर कुक्कुट चेचक रोग के लिए टीका लगाते हैं और ये मांसपेशी में लगाया जाता है। इसकी मात्रा 0.2 मिलीलीटर है और ये अंडे देने वाली मुर्गियों में टीकाकरण करते हैं। उसके बाद 50 से 55 दिन की आयु पर रानीखेत और इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस का टीका पानी में घोल करके पिलाते हैं। उसके बाद 10 से 12 सप्ताह की आयु पर R2B का टीका है, जो इंजेक्शन की सहायता से 0.5 मिलीलीटर मुर्गियों को लगाया जाता है, इससे रानीखेत रोग ना फैलने पाए। इसी के साथ जो है जब अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं, तो जब अंडा उत्पादन आने वाला हो तो 18 सप्ताह की आयु पर रानीखेत का निष्क्रिय टीका और इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस का निष्क्रिय टीका लगाते हैं। इन सब टीकों को अगर लगाएंगे तो मुर्गियों में जो संक्रामक रोग हैं, ये रानीखेत रोग है, गम्बोरो रोग है, कुक्कुट चेचक रोग है और मैरेक्स की बीमारी है, ये नहीं होने पाएगी। ब्रायलर पक्षियों में आमतौर पर हम 2 ही टीके लगाते हैं। पहला टीका रानीखेत के लिए 1 से 7 दिन की आयु पर, दूसरा टीका गम्बोरो के लिए 10 से 12 दिन की आयु पर। तो किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो अपनी मुर्गियों का टीकाकरण समय पर कराएं और अच्छा उत्पादन लें तथा उनकी मुर्गियां स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से वो लाभ कमाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। के अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800412155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।